भर्गो परिवार की कहानी भाग 7। जब अनिरुद्ध बाहर निकला तो उसके पास जो कागज़ और स्याही थी वह कड़ी मेहनत से कमाए सिक्कों से खरीदी गई थी। वे सबसे सस्ती थीं जो पैसे से खरीदी जा सकती थी, जैसे पतला कागज़ जो बहुत आसानी से फट जाता था, स्याही जो लिखने से ज़्यादा फैलती थी। फिर भी ऐसी साधारण सामग्री परिवार को बहुत महंगी पड़ी थी। देवकी और कमलिनी जो घर की बचत को टुकड़े टुकड़े करके इस छोटे देवर की पढ़ाई के लिए खर्च होते देखती थी, अक्सर अकेले में आह भरती थी। लेकिन उस शाम जब उन्होंने ललिता को अपनी बाहों में एक टोकरी थामे लौटते देखा तो उनके चेहरे तुरंत चमक उठे। अंदर सुनहरे भूरे गुड़ का ढेर पड़ा था, जिसकी मीठी खुशबू हवा में हल्के से फैल रही थी। एक सिंगल सीट कागज़ और स्याही की कुछ बूंदों के बदले ऐसा इनाम मिलना, यह इससे ज़्यादा मूल्यवान था। कमलिनी झुककर करीब से गिनने लगी। संध्या तक जब सूरज बहते बादलों के पीछे छिप गया और खेतों की मेड़ें धुंधली हो गईं, तो भर्गो परिवार के पुरुष घर लौट आए। कंधे मेहनत से झुके हुए, कपड़े मिट्टी से धूल भरे, वे आंगन में दिन भर की थकान के साथ आकर खड़े हो गए। उस शाम फल भरपूर थे। उनकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए ज्येष्ठा देवी ने खुद अपने हाथों से उन्हें बांटा। हर पुरुष की खुरदरी हथेली में एक फल दबाकर, साथ में एक मुट्ठी सूखे मेवे भी जोड़कर। ऐसी चीज़ें एक गरीब घराने के लिए महंगी होती थी, फिर भी दादी ने कभी अपने परिवार में कंजूसी नहीं की। एक किसान परिवार में रात को कोई मनोरंजन नहीं होता। सादा रात्रि भोज खाने के बाद घर शांत हो जाता और एक एक करके सभी जल्दी सोने चले जाते। अनिरुद्ध भी रिवाज के अनुसार जल्दी लेट गया, लेकिन उसके विद्वान हृदय में बेचैनी थी। रात अभी शुरुआती थी और वह अपनी किताबों की समीक्षा करना चाहता था, अपनी स्मृति को श्लोकों और अनुच्छेदों से गर्म करना चाहता था। लेकिन अंधेरा घना हो चुका था और दीपक की रोशनी में पढ़ने के लिए महंगी लौ की ज़रूरत थी। एक दिया को तेल की ज़रूरत होती है जो महंगा था। मोमबत्तियाँ थोड़ी कम फिजूल खर्ची वाली थीं, लेकिन मोम अभी भी दुर्लभ था। यहाँ तक कि उसकी शादी में जलाई गई लाल मोमबत्तियाँ भी सीधे नहीं खरीदी गई थी, वे दूसरे घर से उधार ली गई थीं, बदले में अनाज देकर। सामान्य रातों में ज़्यादातर परिवार तेल की मोम और मुड़ी हुई रस्सी की बाती से काम चला लेते थे, लेकिन अनिरुद्ध, जो रात देर तक पढ़ाई करने के लिए जाना जाता था, को अपनी खुद की एक मोमबत्ती दी गई थी। हालांकि इसे बर्बाद नहीं करना था। वहाँ लेटे हुए उसने फैसला किया कि सूरज के साथ उठना और दिन की रोशनी में पढ़ाई को समर्पित करना ज़्यादा बुद्धिमानी होगी, बजाय कीमती मोम को जलाने के। वह करवट बदलकर अपनी रजाई के कोनों को ठीक से दबा लिया ताकि कोई ठंडी हवा अंदर ना घुस सके। 10वें महीने में रातें पहले से ही ठंडी हो चुकी थी। मध्य सर्दी आने पर ठंड और भी काटने वाली हो जाती। संगपुरा में कोई कपास नहीं उगाता था, इसलिए कपास की रजाइयाँ तूफान में चांदनी की तरह दुर्लभ होती थी। उसकी दूसरी भाभी ने एक बार आह भरकर कहा था कि कपास अमीर घरानों की विलासिता है। इन इलाकों में अगर किसी के पास चांदी भी हो तो भी पास में कहीं खरीदने की जगह नहीं है। केवल गहरी जेब वाले लोग दूर के बाज़ारों से कुछ किलो कपड़े लाकर मोटी मुलायम रजाइयाँ या कपड़े सिलवा सकते थे। अनिरुद्ध इस बारे में सोचता रहा, जबकि वह पेबंद लगी जूट की रजाई के नीचे लेटा था। खुरदरा कपड़ा उसकी त्वचा पर हल्के से चुभ रहा था। वह जानता था कि उसे न केवल शाही परीक्षाओं के लिए किताबों में डूबना होगा, बल्कि चांदी कमाने के तरीकों पर भी विचार करना होगा।
अगर वह सफल हुआ तो परिवार को उसके साथ पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी, पढ़ाई के लिए कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जितना ज़्यादा वह सोचता उतना ही उसका हृदय उलझता जाता। ये मामले एक रात में हल नहीं होने वाले थे। फसल से पहले बीज बोए बिना फसल नहीं काटी जा सकती। आ भरकर उसने फिलहाल उसे छोड़ देने का फैसला किया। उसका मन ललिता की ओर मुड़ा। पहले गांव वालों के उपहासपूर्ण शब्द अभी भी उसके कानों में हल्के से गूंज रहे थे और वह चिंतित था कि वे उसके हृदय में कोई छाया छोड़ गए होंगे। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने अंधेरे शांत में फुसफुसाया, आज उन लोगों ने जो कहा उस पर ध्यान मत देना। वे तुम्हारे पिछले प्रतिष्ठा के बारे में जो भी सोचते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ललिता ऐसे टिप्पणियों से लंबे समय से सुन्न हो चुकी थी। जो बात उसे आश्चर्यचकित करती थी वह गांव वालों की क्रूरता नहीं थी, बल्कि उसके पति की कोमल दृढ़ता थी। उन जहर भरे शब्दों को सुनने के बाद भी उसने उसे तिरस्कार से नहीं देखा। इससे ज़्यादा कुछ भी उसके हृदय को शांत नहीं कर सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह रात के अंधेरे में उसे सांत्वना देने की कोशिश करेगा। उसके होठ हल्की मुस्कान में मुड़े, उसकी आवाज़ घास हिलाने वाली हवा की तरह कोमल। मुझे पता है आज, धन्यवाद पतिदेव। उसकी तथाकथित अभागी लड़की की प्रतिष्ठा संघपुरा में वर्षों से फैली हुई थी। इसके कारण वह उस उम्र से बहुत आगे कैद रही थी जब अन्य लड़कियां बहुत पहले शादी कर चुकी होती। यहाँ तक कि ज्येष्ठा देवी ने भी इसके बारे में सुना था। जब उसने इस शादी के लिए सहमति दी तो वह हिचकिचाई थी, फिर भी वह अपने पोते के स्वभाव को जानती थी, ईमानदार, अध्ययनशील और कभी-कभी अपने लिए भी बहुत गंभीर। उसे ललिता जैसी किसी की ज़रूरत थी, स्थिर और शिकायत न करने वाली, जो उसके बोझ साझा करे। और हालांकि बूढ़ी औरत इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थी, ललिता का दहेज भी एक निर्णायक कारक था, ज़्यादातर से बड़ा। जब घर की स्थिति तंग हो तो इससे ललचाना मुश्किल था। हर सिक्का, हर अनाज की बोरी, हर कपड़े का टुकड़ा मायने रखता था जो पोते की शिक्षा के लिए प्रदान करना होता था। अब यह कहानी का यह भाग ख़त्म होता है। अब 8वें भाग के लिए अगला वीडियो देखें। नमस्कार।